लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टुडेज टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। अब ये सबसे पहला पॉइंट फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि फर्टिलाइजेशन ये होता कहाँ पर है। कोई मुझे आइडिया दे सकता है ये फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है? सर एम्प्यूला। वेरी गुड, ये फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले पार्ट में होता है। आपको बता दूं कि ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब में 4 पार्ट थे ऐसे। तो ये जो पार्ट था, इस पार्ट को हम बोलते थे इन्फंडिब्यूलम, इतना पार्ट। ये वाला जो पार्ट था उसे हम कहते हैं एम्प्यूला। तो ये वाला पार्ट सबसे ब्रॉड होता है एक्चुअली, और उसके बाद थोड़ा सा नैरो वाला पार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। और उसके बाद यहां से यूट्रस आ जाता था। ठीक है, तो ये जो एरिया है जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं, इस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता कैसा है यहाँ पे, कि यहीं पे एग, जो कि बॉडी का सबसे बड़ा सेल, वो फ्यूज होता है बॉडी के सबसे छोटे सेल से, दैट इज स्पर्म। ठीक है, बॉडी का सबसे बड़ा सेल एग स्पर्म के साथ मिल रहा है, और इसी प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग, कि यहां से जब स्पर्म एंटर करता भी था, ये मैं अगर बना भी दूं कि यहां से अगर स्पर्म एंटर करता भी था, तो इस स्पर्म को यहां से यहां पहुंचने तक उसे लगभग 7 घंटे लगते हैं। ठीक है, यहां देखिए, इसे यहां तक पहुंचने में कितने घंटे लग रहे हैं? 7 घंटे लग रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। एक्चुअली स्पर्म को 2 घंटे में ही पहुंच जाना चाहिए था। पता है, वजाइना से लेकर, मैं यहां पे अगर एक डिस्टेंस बोलूं कि ये वजाइना से लेकर एम्प्यूला तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। और स्पर्म की जो स्पीड है वो लगभग 3 मिलीमीटर पर सेकेंड है। कितनी? 3 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब हाँ। तो इसके हिसाब से ये स्पर्म 30 सेंटीमीटर कवर कर लेगा 2 घंटे में। 2 घंटे में ये 30 सेंटीमीटर कवर कर लेगा लगभग। तो वैसे तो स्पर्म को वजाइना से एम्प्यूला तक पहुंचने में 2 ही घंटे लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअल स्पीड है स्पर्म का। बट फिर भी स्पर्म 2 घंटा लेने के बजाय 7 घंटा लेता है, और ये होना बहुत जरूरी है। बीच में बहुत सारी चीजें हो रही है स्पर्म के साथ। ये स्पर्म जब यहां से ट्रेवल कर रहा है, तो स्पर्म के साथ बहुत सारी चीजें हो रही है बीच बीच में, समझ रहे हो? वो हम पढ़ेंगे, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। मैं वो वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें स्पर्म में से कुछ ग्रुप निकलती है और कुछ चीजें स्पर्म में ऐड हो रही है। स्पर्म के हेड में से क्या क्या निकलता है? देयर इज अ रिमूवल ऑफ, मतलब निकल क्या रहा है? रिमूवल ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन
ग्लाइकोलिपिड बोलूंगा मैं। स्पर्म में से ये दो केमिकल निकल रही है और स्पर्म में ऐड हो रहा है, सो देयर इज इनफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब ऐड होना, सो देयर इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। तो स्पर्म में दो चीजें ऐड हो रही है और एक चीज निकल रही है। ये देखिए, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, कि जब यहां से स्पर्म ट्रैवल करता है तो स्पर्म में से कुछ ग्रुप निकलती है और कुछ ग्रुप स्पर्म में जाती है। तो जो दो ग्रुप निकलती है वो है स्पर्म की मेम्ब्रेन में से कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड निकलता है स्पर्म की मेम्ब्रेन से, और उसी स्पर्म के मेम्ब्रेन पर या उसके अंदर क्या चला जाता है, कैल्शियम आयन चला जाता है। और ये परिवर्तन जो हो रहा है स्पर्म के अंदर, इसी परिवर्तन को, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। और ये होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी और अगर ये बिना इस प्रक्रिया के अगर स्पर्म एग तक पहुंच भी जाएगा तो स्पर्म कभी भी एग के साथ फर्टिलाइज, फ्यूज या जुड़ नहीं पाएगा। तो स्पर्म को अगर एग के साथ जुड़ना है तो उसको कैपेसिटेशन रिएक्शन में जाना जरूरी है उसके लिए, और इसमें जाने के वजह से उसकी स्पीड थोड़ी सी धीमी हो जाती है। ये प्रक्रिया करने के लिए उसे थोड़ा धीमा चलना पड़ता है, इसलिए उसको 2 घंटे में पहुंचने के बजाय उसे 7 घंटे लग जाते हैं। बोलो, ये समझ में आया आपको निकिता, गरिमा? यस सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब याद रखना, ये कैपेसिटेशन ये वर्ड क्या है मैं आपको आगे भी बताऊंगा, बट फिलहाल अभी के लिए मैंने सिर्फ ऊपर से बता दिया कि कैपेसिटेशन पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता रहेगा। मतलब यही कैपेसिटेशन सर्विक्स में भी होगा, यूट्रस में भी होगा, फेलोपियन ट्यूब में भी होगा। ऐसा नहीं है कि कैपेसिटेशन खाली यूट्रस में हो रहा है, नहीं। सर्विक्स, वजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, इन सब में कैपेसिटेशन होता रहेगा। मतलब जैसे जैसे स्पर्म ट्रैवल करता रहेगा उसमें से कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड निकलता रहेगा और कैल्शियम उसमें जुड़ता रहेगा। तो ये थ्रू आउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो रहा है, पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि खाली यूट्रस में हो रहा है, नहीं, पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है। जैसे जैसे स्पर्म चलता जा रहा है उसमें से चीजें निकलती जा रही है और कैल्शियम जुड़ते जा रहा है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। और इसी प्रक्रिया की वजह से स्पर्म की जो गति है वो 2 घंटे में पहुंचने के बजाय 7 घंटे में पहुंच रही है। ये नंबर याद रखना। आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला चीज होगा, मैं यहां पे लिखता हूं, फर्टिलाइजेशन में सबसे पहली चीज होती है इंसेमिनेशन। यहां लिख रहा हूं मैं। इसका मतलब होता है स्पर्म का फीमेल की बॉडी में आना, एंट्रेंस ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मैं यहां लिख देता हूं फिर भी, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि जब ये स्पर्म आता है तब उसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। मैंने अभी भी आपको बताया, जैसे ही वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करता है उसका कैपेसिटेशन होता है। तो दूसरा स्टेप होगा कैपेसिटेशन।
और कैपेसिटेशन का मतलब मैंने अभी भी बताया था, बताओ गरिमा, क्या बताया था कैपेसिटेशन का मतलब? Sir, removal of cholesterol and glycolipids and influx of Ca2 positive. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैपेसिटेशन जो होता है ये थ्रू आउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है। थ्रू आउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तीसरा चीज, कैपेसिटेशन की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाएगी। मोटिलिटी का मतलब है उसकी स्पीड चलना। स्पीड, हाँ उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब सपोज कि ये स्पर्म है, तो स्पर्म पहले ऐसे मूव हो रहा था, पर जैसे ही कैपेसिटेशन होगा स्पर्म ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। वापस से बताता हूं, पहले स्पर्म कैसे ऐसे धीरे धीरे मूव कर रहा था, पर कैपेसिटेशन होने के बाद जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है स्पर्म ऐसे ऐसे मूव करता है, फटाफट फटाफट। इसको बोलते हैं विप्लैश मूवमेंट। तो कैपेसिटेशन की वजह से क्या हो रहा है? विप्लैश मूवमेंट हो रहा है। विप्लैश मूवमेंट का मतलब है कि स्पर्म काफी ऐसे जोर जोर से ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है, गति बढ़ गई है थोड़ी। नेक्स्ट, विप्लैश मूवमेंट के साथ साथ आप देखोगे तो ये जो स्पर्म है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा कि ये स्पर्म इस समय यहां पर है, पर कोई तो होगा ना जो ये स्पर्म को बोल रहा है कि हाँ भाई इसको यहीं जाना है। देखो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि स्पर्म जब इधर आया है तो वो स्पर्म इधर ही क्यों जा रहा है? वो स्पर्म इधर भी तो जा सकता था, वो स्पर्म इधर भी तो जा सकता था, वो स्पर्म इधर भी तो जा सकता था, वो स्पर्म इधर भी तो जा सकता था। ऐसा क्या है कि वो एग की तरफ ही जा रहा है? ये एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो अब ऐसा है कि जो एग है वो एक केमिकल रिलीज करता है। एक एग जो है ये एक केमिकल सिक्रीट करता है और वो केमिकल स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए स्पर्म उस केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो एग की तरफ ही जा रहा है। और ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। मैं वापस रिपीट करता हूं, एग कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहा है और वो केमिकल के वजह से स्पर्म अट्रैक्ट हो रहा है ना, वो केमिकल स्पर्म को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो स्पर्म एग की तरफ ये जो जा रहा है वो एक केमिकल की वजह से जा रहा है जो एग ने सिक्रीट किया है। तो इसी मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा कीमोटैक्टिक मूवमेंट। बोलो ये समझ में आया सबको? लिख रहे हो अपने किताबों में? Yes, sir. कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है कि एग ने जो केमिकल रिलीज किया है वो केमिकल की तरफ स्पर्म अट्रैक्ट हो रहा है और इसलिए स्पर्म एग की तरफ जा रहा है और इसलिए वो धीरे धीरे एम्प्यूला की तरफ बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट, ड्रिलिंग इफेक्ट। ड्रिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है समझिए। मैं वो उस चीज को यहां पे बनाऊंगा कि ये मान लीजिए कि ये एग है, और ये मान लीजिए कि ये एग है और ये एग का मेम्ब्रेन है। एग के मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, एग के मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? कोई मुझे बता सकता है क्या कहते हैं? एग के मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ऊलेमा। या इसको एक और नाम से कहते हैं, जो बताएगा बताइए, कौन बताएगा?
ऊलेमा को एक और नाम से क्या कहते हैं? चलिए ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। The Whittle membrane. वेरी गुड, विटिलिन मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, ठीक है। विटिलिन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये एग है और आप देखो कि ये उसके अंदर का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अंदर का न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के ऊपर क्रोमोसोम है ऐसे। एग के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, जोना पेलुसिडा। वेरी गुड, इसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। मैं यहाँ पे लेबल कर दे रहा हूं। और इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, ये स्पेस को क्या कहते हैं? पेरीविटिलाइन स्पेस। पेरीविटिलिन स्पेस। अब ये पेरीविटिलिन स्पेस के बाहर सेल्स का ग्रुप है, बहुत सारी सेल्स है जो बाहर से एग को कवर करके रखी है, वो सेल में बना रहा हूं, वो सेल में बना रहा हूं यहाँ पे ग्रीन कलर से, ये सारी की सारी सेल है। और ये जो सेल की लेयर जो एग के बाहर है, इन सभी सेल की लेयर को जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, इसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। और ये कोरोना रेडिएटा सेल के बीच बीच में मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब चिपचिपा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक चिपचिपा जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, तो वो बीच बीच में है। अब वो मैं पर्पल कलर से बताता हूं, ये देखिए, ये मैट्रिक्स है, ये जो सेल्स को जोड़ के रखता है, ये एक सीमेंटिंग मटेरियल है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? मुझे लग रहा है शायद से नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है। ओके, तो ये एक सीमेंटिंग मटेरियल है, दैट इज मैट्रिक्स। मैं लेबल कर दे रहा हूं। और ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर हाई एल्यूरोनिक एसिड करके एक केमिकल है। ये नाम को 3 भाग में तोड़ो, हाई एल्यूरोनिक एसिड। ये चीज जो है वो मतलब मैट्रिक्स इसी केमिकल से बना है जो सभी सेल को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, ये एक सीमेंटिंग मटेरियल है, एक सीमेंट है ये एक तरीके का, जो सेल्स को आपस में जोड़ के रख रहा है, सेल्स के बीच बीच में। पर होता क्या है कि जब स्पर्म एंटर करता है, तो स्पर्म मैंने पता है ब्लू कलर से दिखाया था आपको,
राइट, यही था स्पर्म, ये उसके अंदर का न्यूक्लियस। तो यहां पे मैंने बताया कि विप्लैश मूवमेंट है। विप्लैश मूवमेंट मतलब कैसा था, ऐसा। तो ये जो स्पर्म है वो बड़ी तेजी से, ये स्पर्म बड़े ही तेजी से आ रहा है किसकी तरफ, और वो क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डाइजेस्ट कर देगा। ये ड्रिल, ड्रिल मतलब समझते हो, एक मशीन होता है ना, यस सर। खिल्ला घुसाने के लिए, दीवालों में खिल्ला घुसाने के लिए एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं ड्रिल मशीन। यस तो ये सर। ड्रिल, हाँ, तो स्पर्म की क्योंकि विप्लैश मूवमेंट है, तो ये विप्लैश मूवमेंट की वजह से स्पर्म जो है इतनी तेजी से आएगा कि वो मैट्रिक्स को आर पार करके जोना पेलुसिडा तक पहुंच जाएगा। ये मैट्रिक्स को आर पार करके कहां तक पहुंच जाएगा, जोना जोना पेलुसिडा। पेलुसिडा तक। तो ये देखिए, ये तो जोना पेलुसिडा मैंने बनाया था। तो ऐसे ड्रिल करता हुआ स्पर्म कहां तक पहुंच गया है, जोना पेलुसिडा तक पहुंच गया है। बोलो यहां तक समझा तुम लोगों को। यस सर। तो मैंने तुम लोगों को अभी बताया ड्रिलिंग, कि ड्रिलिंग का मतलब होता है कि जैसे एक ड्रिल मशीन खिल्ले को दीवार में खोजता है, वैसे ही स्पर्म का क्योंकि विप्लैश मूवमेंट था, और वो विप्लैश मूवमेंट की वजह से उसने कोरोना रेडिएटा वाली जो लेयर है उसको ड्रिल करके चीरता हुआ जोना पेलुसिडा तक टच हो गया। यहां तक समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं अभी। छठा स्टेप, अब कौन ब्रेक होगा, जोना पेलुसिडा का ब्रेकडाउन होगा। अब जोना पेलुसिडा टूटेगा। पहले कौन टूटा था, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा टूटा। अब कौन टूटेगा, जोना पेलुसिडा। कैसे टूटेगा देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। ये मैंने बाहर से बनाया जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि जोना पेलुसिडा के सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है, ऐसे रिसेप्टर होते हैं। मैं एक आंख और बना देता हूं आपके समझने के लिए, ये ऐसे रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर को हम कहते हैं ZP2 रिसेप्टर, ZP2 रिसेप्टर। इसको एक और नाम से हम कहते हैं, इसको फर्टिलिन भी कह देते हैं, ठीक है। और यहां पे आया कौन था, स्पर्म आया था। तो ये है स्पर्म, और ये स्पर्म का हेड, और ये टेल, और ये न्यूक्लियस। तो अब ध्यान देना कि स्पर्म के हेड पे भी एक चीज होती है। जैसे कि अगर मैं ये स्पर्म बना रहा हूं, ठीक है, तो स्पर्म के हेड पे भी एक छोटी सी रिसेप्टर होती है ग्रीन कलर की। ये ग्रीन कलर की रिसेप्टर पे बना रहा हूं स्पर्म के हेड पे, दिख रही है सबको ये ग्रीन कलर की रिसेप्टर। यस सर। Yes, ये sir. ग्रीन कलर की रिसेप्टर है, इसे हम कहते हैं एंटी फर्टिलिन। ठीक है, मतलब स्पर्म के सरफेस पे एंटी फर्टिलिन है, और जोना पेलुसिडा के सरफेस पे ZP2 रिसेप्टर है, मतलब फर्टिलिन है। तो स्पर्म का एंटी फर्टिलिन, ये देखिए, ये स्पर्म का एंटी फर्टिलिन जोना पेलुसिडा के फर्टिलिन से जुड़ रहा है। डायग्राम में दिख रहा है ये वाले आपको, स्पर्म के सरफेस पे का एंटी फर्टिलिन जोना पेलुसिडा के फर्टिलिन या ZP2 रिसेप्टर से जुड़ रहा है। बोलो ये समझ में आया। Yes, यस sir. सर। तो ये दोनों के जुड़ने की वजह से स्पर्म पे था एंटी फर्टिलिन,
और ये दोनों जब जुड़ते हैं तो स्पर्म का एक्रोसोम बर्स्ट होता है। एक्रोसोम क्या हुआ? बर्स्ट। बर्स्ट मतलब फटेगा। तुमको पहले भी बता दूं कि स्पर्म में अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो तो ये स्पर्म का हेड है, ये उसका नेक, ये उसका मिडल पीस और ये उसका टेल। तो उसके हेड में ये रहा उसका न्यूक्लियस, पर उसके न्यूक्लियस के ऊपर एक स्ट्रक्चर था जिसको हम बोलते थे एक्रोसोम। याद आ रहा है ये? Yes, sir. ये एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, बहुत सारे। जैसे कि इसके अंदर है जोना लाइसिन। Corona penetrating enzyme. यस, इसको एक्रोजिन भी कहते हैं। Yes, sir. ये जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करेगा, ये वाला एंजाइम। दूसरा था कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो बाकी के कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करेगा। तीसरा है हाइड्रोनिडेज। वेरी गुड, हाई एल्यूरोनिडेज। ये किसको डाइजेस्ट करेगा? हाइड्रोनिक एसिड। हाई एल्यूरोनिक एसिड पता है मैट्रिक्स में था, ये वाला। यस सर। ये देखो, ये मैट्रिक्स के अंदर हाई एल्यूरोनिक एसिड है ना, उसको डाइजेस्ट करेगा। तो वो और भी हटेंगे सब। जितना हाई एल्यूरोनिक एसिड डाइजेस्ट होगा उतना कोरोना रेडिएटा दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से, एंड दे विल मेक द वे फॉर द एंट्रेंस ऑफ स्पर्म। क्योंकि हाई एल्यूरोनिक एसिड एक सीमेंटिंग मटेरियल है, अगर ये डाइजेस्ट होगा तो सेल एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे, और जितना दूर जाएंगे तो बाकी के जो स्पर्म है उनको भी अब जगह मिल जाएगी आने के लिए। यहां तक समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। इसके अलावा एक दो एंजाइम और है, जैसे कि एसिड फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, न्यूरामाइनिडेज, पर ये सभी को हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन। तो ये स्पर्म लाइसिन किस में प्रेजेंट है? एक्रोसोम में प्रेजेंट है। और ये एक्रोसोम कब बर्स्ट होता है? जब स्पर्म का एंटी फर्टिलिन जोना पेलुसिडा के फर्टिलिन से अटैच्ड होता है, क्योंकि ये फर्टिलिन किस पर है? जोना पेलुसिडा पर है। जब ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होंगे, टच करेंगे, तभी एक्रोसोम बर्स्ट होगा। और एक्रोसोम बर्स्ट होगा तो एक्रोसोम के अंदर के स्पर्म लाइसिन जो है, क्या है? स्पर्म लाइसिन, वो क्या होंगे? रिलीज होंगे। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। और एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से तुमको पता है कि स्पर्म लाइसिन रिलीज होगा, और स्पर्म लाइसिन रिलीज होने की वजह से ये जो जोना लाइसिन है ये किसको डाइजेस्ट करेगा? जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करेगा। और जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करने की वजह से ये जोना पेलुसिडा डाइजेस्ट हो जाएगा, और ये हमारा छठा स्टेप आ रहा है कि अब जाके जोना पेलुसिडा का ब्रेकडाउन होगा। तो थोड़ा सा जो जोना पेलुसिडा है, ठीक है, थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा जोना पेलुसिडा ब्रेक डाउन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। ये देखिए, तो आपको दिख रहा है थोड़ा सा जोना पेलुसिडा फट गया। किसकी वजह से फट गया? भैया अंदर का न्यूक्लियस है ये। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जोना पेलुसिडा जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है थोड़ा सा। और अब ये स्पर्म किसको टच करेगा? एग के मेम्ब्रेन को टच करेगा, दिख रहा है?
Yes, sir. तो अब हम जा रहे हैं छठे स्टेप पे। जो हमारा छठा स्टेप था वो था जोना पेलुसिडा ब्रेकडाउन। कैसे होता है? जोना पेलुसिडा ब्रेकडाउन तब होता है जब स्पर्म के ऊपर का एंटी फर्टिलिन एग के जोना पेलुसिडा के फर्टिलिन से बाइंड होता है। जोना पेलुसिडा का ही दूसरा नाम है ZP2 रिसेप्टर। तो यहां पे ठीक है, यहाँ पे स्पर्म का एंटी फर्टिलिन जब जोना पेलुसिडा के फर्टिलिन से बाइंड होता है तब एक्रोसोम बर्स्ट होगा। एक्रोसोम बर्स्ट होगा तो उसके अंदर की ये सारे एंजाइम रिलीज हो जाएंगे, और ये एंजाइम रिलीज हो जाएंगे तो ये स्पर्म लाइसिन रिलीज हो गया। तो स्पर्म लाइसिन के अंदर का जोना लाइसिन किसको डाइजेस्ट कर देगा? जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट कर देगा। वही आप लोग देख रहे हो कि जोना पेलुसिडा का कुछ पार्ट अब डाइजेस्ट हो गया, और अब स्पर्म का जो हेड है वो अब किसको टच कर रहा है? एग की मेम्ब्रेन को टच कर रहा है, जिसे हम कह रहे हैं ऊलेमा। तो यहाँ पे आप देखो ऊलेमा को टच किया। बोलो ये पार्ट समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा ही नहीं है कि किसी भी दूसरे स्पीशीज का स्पर्म किसी भी दूसरे स्पीशीज के एग के साथ बाइंड हो जाएगा और एक नया बेबी बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि अगर ये स्पर्म हॉर्स का है और ये एग ह्यूमन का है, तो ये स्पर्म कभी भी ह्यूमन के एग के साथ फ्यूज नहीं होगा। ये हॉर्स का स्पर्म कभी भी ह्यूमन की एग के साथ फ्यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी स्पीशीज के अंदर एंटी फर्टिलिन होता है, वो उस स्पीशीज के ही फर्टिलिन के साथ बाइंड होगा। ये स्पीशीज स्पेसिफिक बता रहा है कि फर्टिलाइजेशन स्पीशीज स्पेसिफिक है। स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब होता है कि उसी स्पीशीज का मेल का स्पर्म उसी सेम स्पीशीज की फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइज होगा, क्योंकि हर स्पीशीज के ऊपर का एंटी फर्टिलिन और हर स्पीशीज के ऊपर का फर्टिलिन अलग अलग होता है। तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन की, तो ह्यूमन पे का ही एंटी फर्टिलिन ह्यूमन के ही फर्टिलिन से अटैच होगा। हॉर्स की बात करूं तो हॉर्स के स्पर्म का एंटी फर्टिलिन हॉर्स के ही एग के फर्टिलिन से अटैच होगा। तो इस प्रक्रिया की वजह से जो स्पर्म है, स्पर्म और एग का जो फ्यूजन है वो स्पीशीज स्पेसिफिक है। स्पीशीज स्पेसिफिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहां से कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि स्पीशीज स्पेसिफिक है। मतलब उसी स्पीशीज का मेल का स्पर्म उसी सेम स्पीशीज के फीमेल के एग के साथ फ्यूज हो सकता है, किसी दूसरे स्पीशीज के एग के साथ फ्यूज नहीं हो सकता। ये क्यों? बिकॉज ऑफ एंटी फर्टिलिन एंड फर्टिलिन। बोलो ये पॉइंट समझ में आया सबको? सर लेकिन हाँ बोले। सर लेकिन हॉर्स और जो डंकी है उसके उससे तो म्यूल बनता है। हाँ, तो वो जो हाइब्रिड बनता है वो नो डाउट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हॉर्स और डंकी जो है वो बहुत सिमिलर है एक दूसरे से। अगर हम देखें तो उनका जो जीनस है या उनका जो ऑर्डर है वो एकदम सेम है, काफी क्लोजली रिलेटेड एनिमल है वो। तो उस केस में अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जा रहा है तो भी जो उनका बेबी बन रहा है जो कि हाइब्रिड है वो स्टेराइल है। स्टेराइल है मतलब वो हाइब्रिड आगे जाके जन्म नहीं दे पाएगा किसी को। तो अगर मान लो कि उस केस में अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो आप पहला चीज ये सोचो कि वो दोनों भी स्पीशीज हॉर्स और डोंकी ऐसा नहीं है कि बहुत ही वाइडली रिलेटेड है, बहुत ही अलग अलग एक दूसरे से नहीं, अलग अलग स्पीशीज है पर बहुत ही सिमिलर दिखने वाले, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। इसके लिए चलो फर्टिलाइजेशन हो गया, और अगर हो भी गया जिसको हम हाइब्रिड कह रहे हैं, तो हाइब्रिड स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब होता है कि उनका हाइब्रिड जो है वो स्पर्म नहीं बना पाएगा। आया बात ये समझ में? यस सर। ओके, तो यहां पे अब हम जा रहे हैं 6 स्टेप पे, और 6 स्टेप में हमने देखा कि जोना पेलुसिडा डाइजेस्ट हो चुका है। जोना पेलुसिडा डाइजेस्ट हो चुका है। अब ये किसको टच कर रहा है? मेम्ब्रेन को टच कर रहा है। तो यहां पे मैं 7 स्टेप लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो मेरा 7 स्टेप यहां पे होगा बाइंडिंग टू ऊलेमा।
अब स्पर्म का हेड किसको बाइंड कर रहा है? ऊलेमा को बाइंड कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए क्या हो रहा है, मुझे फिर से एक बार आपको एग बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एग बना रहा हूं। तो एग के बाहर का ये मेम्ब्रेन जिसे हम कह रहे थे ऊलेमा, ये उसके बाहर जोना पेलुसिडा जो कि ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है, थोड़ा सा पार्ट डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही स्पर्म आके टच करता है, ये जैसे ही स्पर्म का हेड आके टच किया तो तुरंत होता क्या है, सोडियम अंदर चला जाता है, बाहर का सोडियम जो है वो अंदर चला जाता है। यहां पे बताता हूं, ये देखिए सोडियम आयन जो था यहाँ पे, बीच बीच में ना सोडियम आयन होते हैं पेरीविटिलिन स्पेस में। तो ये पेरीविटिलिन स्पेस के जो सोडियम आयन है ये अंदर चले गए, और जैसे ये अंदर चले जाते हैं अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। बस इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। जब भी अंदर का नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन कहते हैं। और डीपोलराइजेशन का एक फायदा क्या है कि कोई दूसरा स्पर्म अब आके एग के मेम्ब्रेन को टच नहीं कर सकता। पहला स्पर्म जैसे ही आके एग के मेम्ब्रेन को टच करता है सोडियम अंदर जाता है, और सोडियम के अंदर जाने की वजह से अंदर का परमिएबिलिटी चेंज हो जाता है, अंदर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अंदर का जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाता है, जबकि पहले नेगेटिव था। पहले क्या था? नेगेटिव था, पर सोडियम के अंदर आने की वजह से अंदर का चार्ज क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो जैसे ही बाइंड होता है इसके वजह से होता है डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो गया है, जो क्या कर रहा है, इसके वजह से इट अवॉइड मतलब बचा रहा है, पॉलीस्पर्मी होने से बचा रहा है। पॉलीस्पर्मी का मतलब है कि बहुत सारे अब स्पर्म आके फ्यूज नहीं हो सकते, समझ रहे हो? इट अवॉइड पॉलीस्पर्मिया। पॉलीस्पर्मिया मतलब बहुत सारे स्पर्म जो थे आसपास वो अब एग की मेम्ब्रेन से टच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग का मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो चुका है, अंदर से पॉजिटिव चार्ज हो गया है। बोलो ये पॉइंट समझ में आया सबको? गरिमा, निकिता? Yes, sir. ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप। तो यहां पे स्टेप नंबर 8 पे अब क्या होगा? डीपोलराइजेशन हुआ। अब डीपोलराइजेशन होने के बाद बनता है कोनिकल रिसेप्शन। या इसको हम बोलते हैं कोन ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या है कि स्पर्म को लेने के लिए एग का मेम्ब्रेन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और कोन की तरह बन जाएगा। मैं यहां पे बनाता हूं, ये देखिए। ये देखिए एग का जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा दिख रहा है, एग का मेम्ब्रेन थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। किसको लेने के लिए? स्पर्म को लेने के लिए। और स्पर्म तो है ही यहां पे, ये स्पर्म का हेड, नेक, मिडल पीस और उसका टेल। और अच्छे से बोलो, ये समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि जैसे कोई दूल्हा आता है शादी में तो दूल्हे का स्वागत करने के लिए नहीं खड़े हो जाते, वैसे कुछ समझ लो कि कोनिकल प्रोजेक्शन बनता है। एक तरीके का अट्रैक्शन होता है कि एग स्पर्म को अंदर लेने के लिए
थोड़ा सा ऐसे कोन जैसा प्रोजेक्शन कर देता है, कोन शेप, ऐसा कोन शेप जैसा प्रोजेक्शन कर देता है, इसी को हम बोलते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन। और अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 9, कोनिकल प्रोजेक्शन होने के बाद ये स्पर्म अपने अंदर का 2 चीज रिलीज करेगा। इसने अपने अंदर का क्या रिलीज किया? अपने अंदर का न्यूक्लियस रिलीज किया। अरे बहुत बड़ा बन गया। इसके अंदर का न्यूक्लियस मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। तो ये इसके अंदर का क्या रिलीज हुआ, बताइए क्या बनाया मैंने? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ साथ ये अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी रिलीज करेगा। यहां पे कहीं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी था पीछे। यस सर। तो 2 चीजें दी है स्पर्म ने, अपनी 2 चीज दी। क्या दी? न्यूक्लियस और साथ ही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। बस पूरा का पूरा स्पर्म नहीं जा रहा है एग के अंदर, सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जा रहा है। और एक तीसरा चीज जा रहा है, कैल्शियम आयन। तो स्पर्म में से कैल्शियम आयन, तुमको पता है कैल्शियम आयन कब आया था स्पर्म के अंदर? जरा बताइए मुझे। कैपेसिटेशन। वेरी गुड। कैपेसिटेशन जब हुआ था वो टाइम पे पता है कि ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल निकल रहे थे और कैल्शियम अंदर जा रहा था, राइट? तो Yes, sir. कैपेसिटेशन के टाइम पे जो कैल्शियम अंदर आया था वो कैल्शियम भी रिलीज होगा। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि अब कैल्शियम भी आया, तो इसी के साथ साथ कैल्शियम आयन भी आया। तो 3 चीजें दी है स्पर्म ने, एक और चीज दी है, दैट इज कैल्शियम आयन। अब आप देखोगे कि ये स्पर्म का न्यूक्लियस था, ये एग का न्यूक्लियस है, बेचारा यहां पे बैठा हुआ है। और कोई मुझे बता दे कि एग का न्यूक्लियस किस फेज पर अरेस्टेड है? ये किस फेज पर अरेस्टेड है? सर मेटाफेज पर। वेरी गुड, मेटाफेज 2 पर अरेस्टेड है और ये उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और एग के अंदर के साइटोप्लाज्म को आपको पता है कि उसके अंदर के साइटोप्लाज्म को ऊप्लाज्म भी कहते हैं। मेटाफेज 2 पे रुका हुआ है। और मैंने तुम लोगों को कहा था कि फर्टिलाइजेशन के दौरान वो अपना मेटाफेज 2 कंप्लीट करता है और वो ओवम Yes, बनता sir. है। आएगा उस चीज पे मैं आऊंगा। फिलहाल तुम लोग यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 7 पे। स्टेप नंबर 7 पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब स्पर्म एंटर करता है तो पूरा का पूरा स्पर्म का बॉडी नहीं जा रहा है। स्पर्म की 3 चीजें एग के अंदर जा रही है। एक आप ये येलो कलर का देख सकते हो जिसको मैं बोल रहा हूं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा कैल्शियम आयन। अब हम बात करेंगे, अब 2 चीजें ना एक साथ हो रही है, 2 चीजें एक साथ हो रही है, ये दोनों वाली चीजें आप लोग ध्यान दोगे। ये दोनों चीजें कौन सी? ये दोनों, एक तो काम न्यूक्लियस कर रहा है और एक काम कैल्शियम आयन कर रहा है। ये 2 चीज एक साथ हो रही है। क्या कैल्शियम आयन क्या करवा रहा है? ये जो कैल्शियम आयन है ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के साथ बाइंड कर रहा है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के साथ क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है और उसको डिफ्यूज करवा रहा है सरफेस पर, मतलब सरफेस पर लेके जा रहा है और बाद में उसका एक्सोसाइटोसिस करा दे रहा है, मतलब उसके कंटेंट को रिलीज करा देगा। तो उससे ZP2
उससे ZP2 जो है, जिसको हम एक और नाम से बोलते थे Fertilin. फॉर्टिलिन, उसको ब्लॉक करा रहा है। और इसी के साथ एक चीज हो रही है जिसको हम बोलते हैं स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। यहाँ पे डीपोलराइजेशन होने से क्या हो रहा था? पॉलीस्पर्मी नहीं हो रही थी। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। फास्ट दिख रहा है ये कलर का मार्कर, यस सर। इससे फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी हो रहा है, मतलब फटाक से बहुत सारे स्पर्म आके अटैच नहीं होंगे। पर देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर है ना कुछ छोटे छोटे पाउच होते हैं। वो छोटे छोटे पाउच बना रहा हूं मैं, ये देखो, ये एक, ये दो, ये ऐसे छोटे छोटे पाउच है। इस पाउच को हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल कहते हैं। अब ये कैल्शियम क्या करता है? ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से सबके साथ बाइंड करता है, और वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल कहां पे लेके जाता है? सरफेस पे लेके जाता है। सबको किधर लेके जा रहा है? सरफेस पे लेके जा रहा है। और सरफेस पे लेके जाने के बाद उनको मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करा देगा, ऐसे। ये देखिए, इन सबको मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करा रहा है, ये देखिए। तो फ्यूज करा देने से क्या होगा कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स अपने अंदर का कंटेंट जो था वो बाहर रिलीज कर देगा, है ना? ये Yes, कॉर्टिकल sir. ग्रैन्यूल अपने अंदर का कंटेंट अगर बाहर रिलीज कर देगा तो ये कंटेंट जो है वो बाहर भी फैलने लगेगा, देखो ऐसे ऐसे। और बाहर के जो बच्चे कुछ बाकी के जो ZP2 रिसेप्टर है, ये देखो, ZP2 रिसेप्टर जो बच्चे कुछ है वो ब्लॉक हो जाएंगे कि नहीं आसपास के जो है, क्योंकि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल अपना कंटेंट जब रिलीज करेगा तो वो कंटेंट ZP2 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएंगे, और ZP2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो अब बाकी के स्पर्म आके जुड़ पाएंगे क्या, बताइए? No, sir. तो ये ही चीज मैंने यहाँ पे बताई थी कि ये कैल्शियम जो है ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के साथ बाइंड करेगा। तो चलिए कॉर्टिकल ग्रैन्यूल बना देते हैं कि ये जो कैल्शियम है ये गया, और ये किसके साथ बाइंड किया? कैल्शियम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के साथ बाइंड किया कैल्शियम। और ये कैल्शियम उसको कहां पे लेके गया? सरफेस पे लेके गया। सरफेस पे लेके जाने के बाद वो सारे के सारे फ्यूज हो गए सरफेस के साथ, सरफेस मतलब मेम्ब्रेन के साथ। और उस एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कि वो लोगों ने अपने कंटेंट को बाहर रिलीज कर दिया। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के अंदर का जब कंटेंट रिलीज हो गया, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के अंदर का जब कंटेंट रिलीज हो गया तो ये सारा कंटेंट बाहर निकलकर जोना पेलुसिडा के ZP2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे ये सारा कंटेंट जब निकलकर बाहर निकलकर ZP2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, ब्लॉक कर देगा, तो इसी के साथ साथ बाकी के ZP2 रिसेप्टर अब स्पर्म के साथ बाइंड हो पाएंगे क्या, बताइए? No, sir. तो ये हो गया स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, और यही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जाके इसको बंद करा देगा। किसको? इसको बंद करा देगा। मतलब ये जोना पेलुसिडा जो छोटा सा रप्चर था ना, वो जोना पेलुसिडा वापस से बन जाएगा, वापस से बन जाएगा वो पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो कंटेंट था वो ग्लाइकोप्रोटीन ही था, और जोना पेलुसिडा भी ग्लाइकोप्रोटीन से ही बना हुआ था। तो ये जोना पेलुसिडा वापस से बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. ये देखिए, अभी नेक्स्ट पे मेरे को डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा। ये देखिए कि ये था एग का मेम्ब्रेन, एग अंदर आ चुका है अभी, सॉरी स्पर्म अंदर आ चुका है। स्पर्म का आया क्या था? न्यूक्लियस। तो ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, नो डाउट। ये क्या है स्पर्म का? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल।
और स्पर्म का क्या आया था, कैल्शियम आयन आया था। तो कैल्शियम ने क्या करा दिया, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के कंटेंट को रिलीज करा दिया। तो वो Yes, कंटेंट sir. रिलीज होने की वजह से बाहर का जो जोना पेलुसिडा जो थोड़ा सा टूटा हुआ था वो वापस से पूरा बन गया है। वापस से देख रहे हो, पूरा का पूरा बन चुका है। बोलो, ये समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. और साथ ही साथ बाहर के जो ZP2 रिसेप्टर थे वो भी क्या हो चुके हैं, अब फ्री है कि ब्लॉक हो चुके हैं? Block. ब्लॉक हो चुके हैं। उनके ऊपर सारा का सारा कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का कंटेंट डिपॉजिट हो चुका है। ये देखिए, अब जैसे यही कैल्शियम जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर करता है, स्पर्म जैसे एंटर करता है, ये एक काम और करवा रहा है। क्या? यही स्पर्म एग के, एग मतलब ओवम, ओवम में मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को बंद करा देगा और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को चालू करा देगा। क्योंकि मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज और एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद उसका मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पर्म के आने की वजह से मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स पे, क्योंकि ये एग अरेस्ट था, दिस एग वाज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। ये मेटाफेज 2 पे रुका हुआ था। तो स्पर्म जैसे अंदर एंटर करता है तो एग को सिग्नल मिल जाता है और एग अपना मेटाफेज 2 बंद करके एनाफेज चालू कर देता है। एमपीसी मतलब मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, उसको बंद कर दिया और एनाफेज पे चला गया। इसी के साथ साथ आगे जाके वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेता है, और मियोसिस 2 कंप्लीट जब कर लेता है तब जाके वो क्या बन जाएगा, ओवम। पर क्या अभी भी ओवम बन चुका है? देखिए, तो ओवम कब बन रहा है, जब स्पर्म एंटर किया। पर क्या स्पर्म का न्यूक्लियस अभी भी एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ है? बताइए। नो सर। नहीं हुआ है। मतलब स्पर्म आ गया, स्पर्म के आते ही एग ने अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करके वो ओवम बन गया। पर अभी भी वो एग, अभी भी वो एग का न्यूक्लियस स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज नहीं हुआ है। यहां देखिए, तो ये जैसे ही स्पर्म अंदर आया तो अब मैं यहाँ पे स्पर्म का न्यूक्लियस बनाऊंगा सीधा। तो ये देखो स्पर्म का न्यूक्लियस है ये सॉरी, ये किसका न्यूक्लियस बना रहा हूं मैं? बताइए, रॉन्ग तो रॉन्ग। ओवम सही का ओवम न्यूक्लियस। का। यस, ये ओवम का न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम है? 23. 23 क्रोमोसोम। और ये किसका न्यूक्लियस है? ये सर स्पर्म का। ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। और ये भी हैप्लॉइड है। ये ओवम का न्यूक्लियस है, ये भी हैप्लॉइड है। फिर ये दोनों जाके फ्यूज होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ऊलेमा, ऊलेमा के बाहर जोना पेलुसिडा, और उसमें आप देखोगे कि एग और वो दोनों के फ्यूज हो चुके हैं। और ये जो न्यूक्लियस मैं बना रहा हूं, ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? बताइए। Diploid. सर डिप्लॉइड। दोनों की न्यूक्लियस फ्यूज हो चुके हैं। तो मैं लिखूंगा न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म जो कि हैप्लॉइड था, और न्यूक्लियस ऑफ ओवम वो भी हैप्लॉइड था। वो दोनों के दोनों फ्यूज हो गए हैं और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया है। क्या बन गया है? डिप्लॉइड न्यूक्लियस।
तो ये एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, तो मैं इस स्ट्रक्चर को कहूंगा जाइगोट। इस स्ट्रक्चर को मैं जाइगोट कहूंगा क्योंकि ये डिप्लॉयड है, और जाइगोट हमारे लाइफ का सबसे पहला सेल है। और ये जाइगोट भी किस पे बना? एम्प्यूला पे ही बना। फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट पे बना? एम्प्यूला पे। एम्प्यूला में बना। तो जब दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कैरियोगेमी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैरियोगेमी, या इसको एक और नाम से कहते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फी मतलब दो अलग अलग लोगों के न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो रहे हैं, एम्फीमिक्सिस। तो न्यूक्लियस फ्यूज होने की प्रक्रिया को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। तो अगर मैं पीछे जाऊं एक बार, यहां देखिए, तो यहां पे आप अगर देखोगे तो यहां पे फास्ट ब्लॉक स्पर्मी हुआ, फिर कोनिकल प्रोजेक्शन हुआ। तो मैं यहाँ पे जो पॉइंट लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे स्लो ब्लॉक्स पर पॉलीस्पर्मी हो रही है, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी हो रही है। और वो कैसे हो रही है वो तुमको पता है। स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी कैसे हो रही है कि इसी टाइम पर ये जो कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन कॉर्टिकल ग्रैन्युल के साथ बाइंड कर रहा है, जो कि एग के अंदर है, उनको सबको मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करा दे रहा है और उसके अंदर के कंटेंट को रिलीज करा दे रहा है, जिससे वो सारे कंटेंट जाके ZP2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे रहे हैं। और ZP2 रिसेप्टर अगर ब्लॉक हो जाएगा तो कोई दूसरा स्पर्म आके जोना पेलुसिडा के ZP2 रिसेप्टर को बाइंड नहीं हो पाएगा। तो ये है स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। इसी टाइम पर ये चीज, जब ये चीज चल रही है, इसी टाइम पर, सेम टाइम पर ये चीज भी चल रही है। दोनों भी प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा है, मतलब दोनों भी प्रोसेस एक साथ चल रहा है। समझ रहे हो? जो टाइम पे यहाँ पे पॉलीस्पर्मी हो रहा है, मतलब वापस से नया जोना पेलुसिडा बन रहा है, ये देखिए वापस से नया जोना पेलुसिडा बन रहा है। उसी टाइम पर स्पर्म के आते ही मेटाफेज 2 पे जो ये एग का न्यूक्लियस स्टॉप हो गया था, वो रिज्यूम करेगा अपना मेटाफेज मियोसिस 2, और वो अपना मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये एमपीसी स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं। एमपीसी का मतलब मेटाफेज, ये यहां पे मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये बंद कर रहा है और क्या चालू कर रहा है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स चालू कर रहा है, जिससे उसने अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट की और वो ओवम बना। तो जो टाइम पे स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी हो रही है, उसी टाइम पे वो ओवम भी बन रहा है। तो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, इधर तो मैंने आपको दिखाया कि देखो जोना पेलुसिडा भी बन गया, दोनों भी चीज मैंने साथ में दिखाई है यहाँ पे। ओवम भी बन गया और जोना पेलुसिडा भी बन गया। बोलो समझ में आया आपको? तो मुझे बताओ कि ओवम दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होने के पहले बन रहा है कि बाद में बन रहा है? सब बाद में। ओवम पहले बन रहा है, पहले ओवम बना यस सर। और ये स्पर्म है, तो दोनों के न्यूक्लियस ओवम बनने के बाद फ्यूज हो रहे हैं, देखिए। यस सर। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्या ओवम कैरियोगेमी के पहले हो रहा है कि कैरियोगेमी के बाद हो रहा है? सब पहले। कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। जब दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कैरियोगेमी। तो ओवम तो पहले ही बन चुका है, यहां देखिए ओवम बन चुका था, ये ओवम का न्यूक्लियस है ये। और ये ओवम के न्यूक्लियस होने के बाद हुआ कैरियोगेमी। तो हमारा स्टेप नंबर 10,
स्टेप नंबर 10 होगा हमारा कैरियोगैमी, मतलब दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। कैरियोगैमी को ही एक और नाम से बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। और इसी की वजह से जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट फॉर्मेशन। बोलो, इतना समझ में आ गया सबको? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा जो आज का टॉपिक था, हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन। एक बात मैं आपको बता दूं, फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम है सिनगैमी। सिन का मतलब होता है फ्यूजन, गैमी मतलब गैमेट्स, कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं, सिनगैमी। तो फर्टिलाइजेशन को ही दूसरे शब्द में हम क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सिनगैमी भी कहते हैं। तो मेरे को सिनगैमी का डेफिनेशन क्या मिलेगा? क्या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बोलेंगे? नहीं, फर्टिलाइजेशन का एक डेफिनेशन बड़ा चढ़ा के बोला गया है कि इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज ऑफ इवेंट्स मतलब बहुत सारी घटनाएं बीच में हो रही है। देखिए, बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, फिर उसके बाद सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो मैं फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन लिख रहा हूं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है, इट इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। बहुत सारी घटनाएं एक साथ हो रही है, इन विच हैप्लॉइड sperm fuses with haploid egg to form diploid zygote in ampulla। और ये प्रक्रिया लगभग 24 घंटे तक चलती है। ये डेफिनेशन है फर्टिलाइजेशन का। जिसे हम सिनगैमी भी कहते हैं। It is a series of events in which the haploid sperm fuses with haploid egg to form diploid zygote in ampulla। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया सबको? एवरीवन? Yes, sir. और वो ही इवेंट्स मैं यहाँ पे एक बार वापस रिपीट करूंगा। एक बार हम आज फर्टिलाइजेशन मैंने पढ़ाया था, बताया था आपको। तो मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? फर्टिलाइजेशन ही आज करेंगे, क्योंकि दूसरा टॉपिक अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा एक्चुअली, तो वो आधे पे रुक जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन अच्छे से देख लो क्या है। मैंने आपको पहले बताया था कि स्पर्म जब एंटर करता है तो उसको वजाइना से एम्पुला तक पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं, पर एक्चुअली देखा जाए तो उसे 2 घंटे लगने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि स्पर्म की स्पीड 3 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है, तो उसके हिसाब से वो 30 सेंटीमीटर 2 घंटे में ही कवर कर लेगा, और ये डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर का ही होता है, तो 2 घंटे में वो पहुंच जाना चाहिए। बट फिर भी वो 7 घंटा इसके लिए लेता है क्योंकि वो कैपेसिटेशन में जाता है। कैपेसिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो थ्रू आउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है, कि जैसे जैसे स्पर्म ट्रैवल कर रहा है तो उसके अंदर के ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल निकलते जा रहे हैं और कैल्शियम अंदर जाता जा रहा है, जिससे उसका विप्लैश मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज थी। और जब स्पर्म आता है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं, बट कोई एक ही फ्यूज हो पाता है ना? क्यों? ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आधे स्पर्म तो ये जगह चले जाएंगे, उस जगह तो अंडा आया ही नहीं था, एग आया ही नहीं था। आपको पता है ना, एट अ टाइम किसी एक ही ओवरी से एग आता है। पहले महीने में अगर ये वाले ओवरी से एग आएगा तो दूसरे महीने में ये वाले ओवरी से एग आएगा, तो तीसरे महीने में ये वाले ओवरी से एग आएगा। ऐसा है। तो हुआ क्या
कि जब स्पर्म आते हैं तो आधे स्पर्म तो इस तरफ चले जाते हैं, पहली चीज ये है। दूसरी चीज कि बहुत सारे स्पर्म मर गए क्योंकि फीमेल के अंदर एसिडिक कंडीशन है। तीसरी चीज है बहुत सारे स्पर्म की एनर्जी खत्म हो गई और मोटिलिटी बहुत स्लो हो गई और वो पहुंच ही नहीं पाए, समझ रहे हो। चौथी चीज है कि लगभग मिलियंस ऑफ स्पर्म आएंगे तो पहुंचेगा कौन, सिर्फ 250 स्पर्म यहाँ पे पहुंचते हैं। कितने? सिर्फ 250 ही स्पर्म यहाँ पे पहुंच पाते हैं, और उन 250 में से भी कोई एक जाके फर्टिलाइज होगा, क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइज होता है तो पहला फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता है और दूसरा स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता है। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी में क्या होता है कि जैसे ही पहला स्पर्म एग के ऊ लेमा को टच करता है, सोडियम अंदर आने की वजह से डीपोलराइजेशन हो जाता है, और वो डीपोलराइजेशन की वजह से कोई दूसरा स्पर्म आके अब एग के मेम्ब्रेन को छू नहीं सकता। तो डीपोलराइजेशन की वजह से जो मेम्ब्रेन बनती है, डीपोलराइजेशन की वजह से, हाँ यहाँ पे डीपोलराइजेशन की वजह से एग की जो मेम्ब्रेन बनती है, इसको एक और नाम से कहते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। अब यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग पर जरूर लिख लेना कि ये जो रेड कलर की लेयर जो बनी, इसको हम ये वाली लेयर इधर 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 लिखता हूँ। हाँ, अब ये ऊ लेमा को मैं एक और नाम से बोल सकता हूँ, इसको अब मैं क्या बोलूंगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी स्टेप्स थी? पहली स्टेप मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बताई थी, पहली स्टेप मैंने तुमको बताई इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म का अंदर आना। दूसरा स्टेप मैंने बताया कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि स्पर्म जब अंदर आता है तो थ्रू आउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उसमें कैपेसिटेशन होता है, मतलब सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड निकलते जा रहे हैं। तीसरा स्टेप मैंने बताया विप्लैश मूवमेंट। विप्लैश मूवमेंट मतलब कैल्शियम के अंदर आने की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी ऐसे फास्ट हो रही है, जिसको हम बोलेंगे विप्लैश मूवमेंट। चौथी चीज है कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कि एग कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है जिसके वजह से, है ना, यहाँ पे एग कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से स्पर्म एग की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। इस मूवमेंट को हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है ड्रिलिंग इफेक्ट। ड्रिलिंग इफेक्ट क्यों? क्योंकि स्पर्म की स्पीड एकदम तेजी से आ रही है, तो वो बड़े आसानी से कोरोना रेडिएटर को आर पार करके चला जाएगा। कोरोना रेडिएटर को क्या कर दिया? आर पार करके चला गया। इट्स लाइक अ ड्रिलिंग इफेक्ट। जैसे ड्रिलर मशीन होता है खिल्ला घुसाने के लिए दीवालों में, वैसे स्पर्म की इतनी विप्लैश मूवमेंट थी, इतनी जोर की मूवमेंट थी कि उसने ड्रिल कर दिया और वो उलेमा तक पहुंच गया। बट इतना ही नहीं, जैसे ही ये स्पर्म पहले तो उलेमा पे नहीं पहुंचेगा, पहले जोना पेलुसिडा पे पहुंचेगा, है ना। पहले मैंने बताया था कि जोना पेलुसिडा पे पहुंचेगा। तो जब ये जोना पेलुसिडा पे पहुंचता है तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि स्पर्म के ऊपर का एंटी फर्टिलिन एग के ऊपर के फर्टिलिन से बाइंड होता है, तो उसकी वजह से एक्रोसोम बर्स्ट होता है और वो अपने अंदर के एंजाइम्स को रिलीज करता है, और वो सारे एंजाइम्स कुछ हाई एलुरिनिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे, कुछ कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करेंगे, कुछ जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, अलग अलग काम करेंगे। और फाइनली स्पर्म कहां तक पहुंचता है? फिर वो स्पर्म पहुंचता है एग की मेम्ब्रेन पे। जब वो एग की मेम्ब्रेन पे पहुंचता है तो सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, सोडियम अंदर आता है और उसके से एक मेम्ब्रेन बन जाती है। उस मेम्ब्रेन को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं, जिससे अब कोई दूसरा स्पर्म आके एग के मेम्ब्रेन को नहीं टच कर सकता। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। वापस रिपीट कराओ, जैसे ही स्पर्म एग की मेम्ब्रेन को टच करता है, एग की मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है क्योंकि सोडियम अंदर आ गया, और उसके वजह से अब कोई दूसरा स्पर्म आके अटैच नहीं हो सकता एग की मेम्ब्रेन को। इस प्रक्रिया को फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी कहते हैं। अब स्पर्म पूरा का पूरा स्पर्म का बॉडी नहीं जा रहा है अंदर, स्पर्म का सिर्फ क्या जा रहा है? स्पर्म का जा रहा है तो सिर्फ स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, न्यूक्लियस और कैल्शियम जा रहा है। अब याद रखना कि ये कैल्शियम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पे बाइंड होगा, उन सबको मेम्ब्रेन पे लेके जाके फ्यूज करा देगा। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स अपने अंदर के कंटेंट को रिलीज करेंगे और इनका कंटेंट बाहर जाके ZP2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा और वापस से बचा कुचा जोना पेलुसिडा बना देगा। तो यहाँ पे वापस से जोना पेलुसिडा भी बन रहा है, और साथ ही क्या हो रहा है? साथ ही ये हो रहा है कि स्पर्म के आने के वजह से
एग अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करके ओवम बन जा रहा है। यहां तक समझ में आया? आगे देखेंगे तो ये क्योंकि अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लिया था, तो अब ये क्या बन चुका है? ओवम बन चुका है। अब ये ओवम और ये स्पर्म का न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज होंगे और बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट, और ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम जाइगोट ही कह रहे हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को जाइगोट कह रहे हैं। इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। पर एक चीज याद रखना, ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये अभी भी आपको पिक्चर में दिखेगा। यहाँ पे ये येलो कलर का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आपको अभी भी पिक्चर में दिखेगा। कोई मुझे बता दे कि ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है? ये अभी भी इसके मैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कह रहा हूं। क्या फंक्शन होगा इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का? गरिमा, निकिता, दोनों में से कोई भी एक बता दो। सर पोलर बॉडी बनाने में शायद। सर इट हेल्प पोलर बॉडी तो बन रही है बाजू में, नो डाउट। पोलर बॉडी तो इधर छोटा सा बना होगा जो आगे जाके उसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि पोलर बॉडी साइज में बड़ा होता है कि छोटा होता है? पोलर बॉडी हैप्लॉइड है और ओवम भी हैप्लॉइड है। देखो जाइगोट के बाजू में नहीं, ये ओवम है ना, तो ये ओवम है तो उसके बाजू में ये क्या होगा? पोलर बॉडी होगा। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अनइक्वल हुआ है, मतलब एक सेल में साइटोप्लाज्म ज्यादा चला गया और एक सेल में साइटोप्लाज्म कम गया है। तो जिसमें कम गया है उसको मैं पोलर बॉडी बोलूंगा। ये होगा पोलर बॉडी। इससे ये पोलर बॉडी है। पर हाँ, क्वेश्चन यही पूछते हैं कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अनइक्वल हुआ है, एक में ज्यादा साइटोप्लाज्म चला गया है तो वो ओवम बन गया है, और एक में कम साइटोप्लाज्म गया है तो उसको पोलर बॉडी है। पर हाँ, जेनेटिक मटेरियल इक्वल है, मतलब पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड है और ओवम भी हैप्लॉइड है। मतलब जितना क्रोमोसोम ओवम के अंदर है उतना ही क्रोमोसोम पोलर बॉडी के अंदर भी है। अगर ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम है तो पोलर बॉडी के अंदर भी 23 क्रोमोसोम है। पर पोलर बॉडी कुछ काम का नहीं है, तो आगे जाके इसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, मतलब डब्ल्यूबीसी जो है वो इसको ब्रेक डाउन कर देगा। ये समझ में आया आपको? यस सर। और आपको मैंने रीजन भी बताया था कि क्यों साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अनइक्वल हो रहा है, क्यों ज्यादा करके साइटोप्लाज्म ओवम में आ रहा है। बताइए क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि स्पर्म का साइटोप्लाज्म ना के बराबर है। आप देखो स्पर्म अपना साइटोप्लाज्म दे रहा है कि खाली न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दे रहा है? न्यूक्लियस। हाँ, तो इसके लिए बच्चे को ग्रो होना है तो बच्चे को अब न्यूट्रिशन तो एग के साइटोप्लाज्म से ही मिलेगा। इसके लिए एग का साइटोप्लाज्म बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये जाइगोट जो है, ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट आगे जाके डिवाइड होने वाला है और यहीं से बेबी बनने वाला है। तो ज्यादा करके न्यूट्रिशन साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसके लिए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अनइक्वल हो रही थी, क्योंकि स्पर्म तो कुछ दे ही नहीं रहा है अपना। स्पर्म सिर्फ अपना न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दे रहा है। स्पर्म चाहता है कि उसमें कुछ हो ही ना, अगर उसका जितना उसका वजन कम होगा उतना तेजी से वो दौड़ सकेगा। इसके लिए आप देखो ना कि स्पर्म में कितना छोटा सा चीज है स्पर्म, ये देखिए कितना छोटा सा स्पर्म है यहाँ पे। इसके लिए फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया है कि बॉडी का सबसे बड़ा सेल बॉडी के सबसे छोटे सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, क्योंकि स्पर्म में कुछ है ही नहीं। इसके लिए उसका वेट एकदम कम है, और वेट कम होने की वजह से वो तेजी से स्पीड से एग तक पहुंच सकता है। ये पॉइंट समझ में आया सबको, एवरीवन? यस सर। यस सर। पर मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन था कि ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो अभी भी तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि इसको मैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कह रहा हूँ, इसका क्या काम है अभी? सर फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में हेल्प करता है। वेरी नाइस। ये जाइगोट जो बना, ये आगे जाके ये जाइगोट एक सेल का 2 सेल बनेगा। ये जाइगोट आगे जाके एक सेल का 2 सेल बनेगा, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। तो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन के टाइम पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ओवम के पास एक ही सेंट्रियोल है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, और यहीं से हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लीवेज डिवीजन पढ़ेंगे, और ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में रोल प्ले करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। आई Yes, बात sir. समझ में सबको? यस यस सर। सर। तो मेरा आप लोगों से यही क्वेश्चन है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, एकदम परफेक्ट सीक्वेंस में याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन सीक्वेंस के बेसिस पे आता है कि पहले इंसेमिनेशन होता है। देखो ये सारे के सारे इवेंट्स है, इवेंट्स मतलब प्रोसेस।
फर्टिलाइजेशन सिंगल स्टेप नहीं है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। और सिनगैमी का मतलब अलग होता है, कैरियोगैमी का मतलब अलग होता है। ये सारी चीजें को मिलाऊंगा तो मैं बोलूंगा सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब पूरे के पूरे 10 स्टेप। ये पूरे 10 स्टेप को मैं अगर एक वर्ड में बोलूं, ये पूरे के पूरे जो 10 स्टेप थे इनको मैं एक वर्ड में बोलूं तो मैं बोलूंगा सिनगैमी। बट कैरियोगैमी इज जस्ट द पार्ट ऑफ सिनगैमी, क्योंकि कैरियोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। इट्स जस्ट द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। आया समझ में सबको? Yes, sir. याद रखना ये चीज। तो फर्टिलाइजेशन का दूसरा मतलब होता है, दूसरा नाम होता है सिनगैमी, एंड इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स in which the haploid sperm fuses with haploid egg to form diploid zygote in the ampulla. ठीक है, और इसमें पहला इंसेमिनेशन होता है, दूसरा कैपेसिटेशन, तीसरा होता है इसमें दैट इज विप्लैश मूवमेंट, चौथा होता है कीमोटैक्टिक, पांचवा ड्रिलिंग इफेक्ट, फिर जोना पेरिसोइडल डाइजेस्ट होता है, फिर ऊ लेमा को टच करता है तो फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी के बाद आपको पता है कि कोनिकल प्रोजेक्शन बनता है, फिर Yes, sir. अपना स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होती है। स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी जो टाइम पे हो रहा है ना, उसी टाइम पे मियोसिस 2 कंप्लीट होके ओवम भी बन रहा है। यहीं पे मैंने बताया था, देखो जो टाइम पे स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी हो रही है उसी टाइम पर ओवम भी बन रहा है। ठीक है, तो ओवम कब बन रहा है? कैरियोगैमी के पहले बन रहा है कि कैरियोगैमी के बाद बन रहा है? सर पहले पहले बन रहा है। देखिए, देन दिस इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी। ये देखिए, और कैरियोगैमी से बन गया डिप्लॉइड जाइगोट। सिंपल। कुछ Yes, sir. डाउट आज के लेक्चर में? गरिमा, निकिता, आप दोनों को? No, sir. ठीक है, मैं इसका लिंक आपसे लिंक भेज दूंगा मैम को, वो आपको शेयर कर लेंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लीवेज डिवीजन, और मेल का जो बचा हुआ पार्ट था कि समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड क्या सेक्रेट करते हैं वो पढ़ लेंगे, और हम क्लीवेज डिवीजन डिटेल में करेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है, और गैस्ट्रुलेशन का ऊपर का पार्ट देख लेंगे कि क्या है। ठीक है? Yes, sir.